वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट कोड आपके सामने है BSOC 103। जब मैंने आपको 101 कराया था तो उसमें हमने लिया था इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी। ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। यदि आप ध्यान से देखें तो इस विषय का नाम है भारतीय समाजशास्त्र का परिचय, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं समाजशास्त्र का परिचय भाग 2 है। इंग्लिश मीडियम की एक क्लास है। BA सोशोलॉजी ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हमने क्या किया है, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है सोशोलॉजी ऑनर्स के नाम से। जितनी भी फ्री क्लासेस हैं आपको सारी वहीं पर मिल जाएंगी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप जाइए उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ क्लास जितनी भी आपकी क्लासेस हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनका आनंद उठाइए। कंटेंट टेबल से कहानियों करेंगे स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है सोशल चेंज, इसको कहते हैं दोस्त। सामाजिक परिवर्तन होना स्वाभाविक है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, सोशल चेंज क्या होता है, समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मार्क्स और दुर्खिम, ये दो महत्वपूर्ण सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, ये लेबर के बारे में क्या कहते हैं। इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन भी करेंगे और ये भी देखेंगे कैसे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातों को कहते हैं, कंट्रास्ट कहाँ उत्पन्न होता है दोनों के विचारों में। द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ दुर्खिम टू सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो आप देखिए धार्मिक समाजशास्त्र में दुर्खिम के विचारों का क्या योगदान है, आप इस चीज को समझिए। दुर्खिम के कंट्रीब्यूशन क्या है धार्मिक समाजशास्त्र के अंदर। फिर हम जानेंगे कि जो महिलाओं को उत्पीड़न होता है, वुमेन्स ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है उत्पीड़न, शोषण आप जिसे कहते हैं, ठीक है, इसमें लिबरल फेमिनिज्म किस तरीके से भूमिका निभाता है। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है 4-5 जो मैं आपको कहूंगा, ये एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं। बार बार एग्जामिनर क्या कर रहा है, सवाल को यहीं से उठा रहा है। अब बशर्ते आप इसे हमारे गेस्ट पेपर में से क्वेश्चन को तो देख लेंगे, लेकिन आपको ये चीजें भी तो समझनी है कि किस तरीके से ये चीजें इफेक्ट करती है सोसाइटी को और इनका कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। मीनिंग नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी कॉन्सेप्ट की, तो फिर रटने पड़ेंगे एक तरफ से। तो चलिए अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और चीजों को समझते हैं। सोशल चेंज से कहानी को करेंगे स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले सोशल चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज ओवर टाइम। तो आपको पता है जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। तो समय के अनुसार सोसाइटी की वैल्यूज, सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी का सबसे बड़ा फैक्टर है कल्चर। जैसे किसी समय पर हम पूरी तरीके से क्या करते थे, इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, लेकिन क्या आज के समय में ऐसा हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, आज के समय में तो एक मिक्स्ड कल्चर चल रहा है जिसमें इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न कल्चर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे हम नीली जींस पहन रहे हैं और दूसरी तरफ आप खादी का कुर्ता पहने हुए अपने आप को देखेंगे। हम घर का खाना भी खा रहे हैं, हम फास्ट फूड भी खा रहे हैं, हम पिज्जा बर्गर भी खा रहे हैं, अमेरिकन खाना है तो हम चाउमीन चिल्ली पटेटो भी खा रहे हैं जो चाइनीज खाना है। रीजन क्या है? क्योंकि भोजन भी तो कल्चर का हिस्सा है। तो ये जो सोसाइटी में लगातार कल्चर बदल रहा है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, सोसाइटी की वैल्यूज बदल रही हैं, सोशल वैल्यूज बदल रही हैं, यही है सोशल चेंज। और ये देखिए सामान्यतः ग्रेजुअली होता रहता है और रैपिडली होता है, बहुत तेजी से कई बार होता है। ठीक है, कई फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सोशल चेंज लेके आते हैं। हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो कोई देश क्या हो पहले अंडर डेवलप्ड था, है ना, अल्प विकसित देश था, यानी अंडर डेवलप कोई देश था पहले। अब वो क्या हो गया दोस्तों, अब वो डेवलप की या तो डेवलपिंग हो गया फॉर एग्जांपल के लिए, यानी विकासशील हो गया है, और वो क्या हो गया है, डेवलप्ड हो गया है। यदि कोई देश डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड हो गया है तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है उसकी सोसाइटी भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और होती है 100%। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी आई सोसाइटी चेंज हो गई है भाई। फॉर एग्जांपल जब से टेक्नोलॉजी के नाम पर मोबाइल आया है, लोगों के नॉर्म्स वैल्यूज क्या हो गए हैं दोस्तों, बदल गए हैं। और पॉलिटिकल मूवमेंट्स, कई बार सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन भी क्या करते हैं, आप पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल मूवमेंट को भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट्स होते हैं दोस्त आपके, वो भी क्या करते हैं, समाज में परिवर्तन लेकर आते हैं, समाज को जागरूक बनाते हैं, समाज को परिवर्तनशील बनाते हैं, है ना, चेंजेबल सोसाइटी क्रिएट करते हैं। डन? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ये होता है सोशल चेंज, सोसाइटी का रूप बदलना, एक तरीके से उसका कल्चर बदलना, सोसाइटी के आप कहेंगे इंस्टीट्यूशंस का बदलना, नॉर्म्स का बदलना, वैल्यूज का बदलना, ये है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है सोसाइटी सबसे ज्यादा बदल गई, इसलिए मैंने यहाँ पर एआई का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। एआई की बात करें तो जैसे चैट जीपीटी है फॉर एग्जांपल के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। मेटा एआई है, आपने सुना होगा, मेटा एआई जो है आपका, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैमिनी है, गूगल का जैमिनी एआई है, ये भी आई है। और चाइना का डीप सीक है, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्त, जिनका यूज आज के समय में आप देखिए किया जा रहा है। अब आपके हर सवाल का जवाब ये देता है, बल्कि आर्टिफिशियल वर्ड यदि हटा दें तो ये इंटेलिजेंस ही है, ये आपसे बेहतर चीजों को क्या करती है, कैलकुलेट कर देती है। कई बार आपको हर चीज की प्लानिंग, है ना, दादी के नुस्खे से लेकर, और आप देखिए हर चीज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बताती हुई दिखाई देगी।
इकोनॉमिक चेंजेस की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, और आप कह सकते हैं लोगों की जो लेबर मार्केट है इसमें लगातार होने वाले बदलाव से समाज में परिवर्तन होते हैं। जैसे आप देखेंगे भारत की इस समय शेयर मार्केट की बात करें दोस्त, तो आप बताइए शेयर मार्केट अप पे है डाउन पे? बहुत ज्यादा मंदी कंडीशन में है, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा भारत की डाउन चल रही है। ऐसी कंडीशन में होगा क्या, लोग जो शेयर मार्केट पे पूरा जीवन जी रहे हैं उनका क्या होगा, शेयर वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगी, पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर जाएगी, और ऐसी कंडीशन में लोग रोड पे आ जाएंगे और समाज पर पूरा बुरा इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो सोशल चेंज इससे भी होते हैं। कई बार सोशल पॉलिसीज ऐसी होती हैं, कुछ रिवॉल्यूशंस, क्रांति ऐसी होती हैं, और सर कई बार गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे डिसीजन लेती है जिससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं। फिर कुछ कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होता है। जैसे आज के समय आपने देखा है हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, बदल नहीं रही बल्कि वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। हमारी जो बिलीव्स है, हमारी वैल्यूज हैं, ये वेस्टर्न जो कल्चर है आपका, उसके बेस पर, वेस्टर्न कल्चर पर क्या हो गई है, बेस्ड हो गई है। ये चीज़ आप याद रखिए। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे कि समाज को चेंज करते हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर की बात करें या फिर क्लाइमेट चेंज की बात करें, जब ये बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी स्थान पर नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस होने पर मजबूर हो जाते हैं वो लोग, है ना। बहुत ज़्यादा मजबूर किस लिए हो जाते हैं, डिस्प्लेस होने पर। भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस एरिया में बाढ़ आ गई तो यहाँ के लोग क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, और डिस्प्लेसमेंट सोशल चेंज को जन्म देती है, क्योंकि इसे आप कह सकते हैं प्रवास करना, है ना, इसे माइग्रेशन भी आप कहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करें दोस्तों, आपको पता है कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन का बहुत अधिक बढ़ना या बहुत अधिक घटना, लोगों का माइग्रेट कर जाना, ये क्या करते हैं, सोसाइटी को चेंज करते हैं। सबसे ज़्यादा चेंज करता है अर्बनाइजेशन। जब ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी बनाने की कोशिश की जाती है या फिर अर्बन बनाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एक ग्रामीण कल्चर होता है और एक शहरी कल्चर होता है। ग्रामीण कल्चर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर जॉइंट फैमिलीज होती हैं, शहरों में होती हैं आप कहेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज या फिर सिंगल फैमिलीज। तो जो जॉइंट फैमिली का सिंगल फैमिली बनने का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सोशल चेंज है। इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स मैंने आपको बताए थे, समाज में जो नागरिकों के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर या फिर श्रमिकों के अधिकारों को लेकर जो भी आप कह सकते हैं आंदोलन होते हैं, वो सभी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के लोगों द्वारा किए जाते हैं। और जब भी ये आंदोलन सफल होते हैं तो कोई कानून नियम ऐसा बनता है जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आता है और हम उन्हें देख भी पाते हैं, ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। बताइए क्या आप में से किसी को यहां तक दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा दोस्त? मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई परेशानी होगी। बात करते हैं कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खिम की बात यदि करें, एमिल दुर्खिम भी आप इनको कह सकते हैं। इनके जो लेबर का कॉन्सेप्ट है, लेबर कॉन्सेप्ट या फिर आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट पर इन दोनों के विचार कैसे अलग हैं। आप इसे हेडिंग बना सकते हैं अपनी कॉपी में, डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों का अलग कैसे है, समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले कार्ल मार्क्स की सारी बात करते हैं। वो देखते हैं सो इट एज अ सोर्स ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉइटेशन। वो कहते हैं कि जो लेबर का डिवीजन है इसी के कारण लेबर का शोषण होता है। रीजन क्या, एक तरफ तो कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, जो कुछ नहीं करते, सिर्फ उन्होंने कंपनी खोल रखी है, लेकिन सारा काम करता कौन है, लेबर वर्ग। फिर भी उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, कम सैलरी मिलती है, काम करने की अच्छी जगह नहीं होती। ये तो और अमीर होता जाता है रिच, और ये और गरीब होता जाता है पुअर, और इसके कारण इन दोनों के बीच में क्लास कंफ्लिक्ट उत्पन्न होता है। इसे आप डिवीजन ऑफ लेबर कह देते हैं। मतलब क्या है, ये कैपिटलिज्म सोसाइटी जो है, इसलिए ही कार्ल मार्क्स आप कहेंगे सोशलिज्म के पक्ष में थे, क्योंकि कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है वहां पर जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, पूंजीपति लोग जो होते हैं, ये सोसाइटी के अंदर ओनर्स बन जाते हैं रिसोर्सेज के, जबकि असली जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं लेबर कर रहे होते हैं, और उन तक फायदा प्रोडक्शन का नहीं पहुंचता, ना के बराबर पहुंचता। आपने देखा भी होगा जब आप मालिक को 50 रुपए काम करके दोगे तब आपको 3 से 4 रुपए सैलरी के तौर पर दिए जाते हैं, या उससे भी कम। ठीक है, आगे चलिए। की कॉन्सेप्ट क्या है, वर्कर्स बिकम डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर लेबर, आप कह सकते हैं प्रोडक्ट एंड सेल्फ। अलाइनेशन का मतलब सिर्फ इतना सही है कि वो अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से और सेल्फ से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मतलब इनोवेटिव करने को उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता, वो ऐसे बन जाते हैं रोबोटिक्स। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा, जो अथॉरिटी ऑर्डर देगी वही काम आपको करना है, उतने ही समय आपको करना है। उनकी लिबर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है। इससे क्या होता है, आप देखिए काम की जगह पर उनका उत्पीड़न होने स्टार्ट हो जाता है, और आप देखिए किसके अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर। तो सीधी सी बात है, कार्ल मार्क्स जो हैं वो कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से क्या करते हैं, खारिज करते हैं, और क्या चाहते हैं, कैपिटलिज्म ना हो, सोशलिज्म हो, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर इनफोर्सेस क्लास डिवीजन, और इससे क्या होता है, आगे अमीर गरीब का अंतर आता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। वो कहते हैं सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, रिवॉल्यूशन, और इस रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में जो रिवॉल्यूशन होती है, जैसे कि एक रिवॉल्यूशन कहाँ हुई थी, सोवियत संघ में, यूएसएसआर में हुई थी, रूसी क्रांति जिसे आप कहते हैं 1970 में, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। क्लियर।
तो रिवोल्यूशन लेके आइए, क्रांति लेके आइए और इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को जड़ से उखाड़ फेंकिए। जबकि इमानुएल दुर्खिम थोड़ा सा अलग सोचते हैं, वो देखते हैं एज अ मीन्स ऑफ सोशल कोहेजन एंड इंटरडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो लेबर डिवीजन है ये इंटरडिपेंडेंस है, मतलब जो कंपनी का मालिक है, जिसकी कैपिटल है और जो लेबर काम कर रहे हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि अपनी कैपिटल नहीं देगा तो लेबर काम कहाँ करेगा, और यदि लेबर काम नहीं करेगा तो उसके कैपिटल का क्या फायदा है। दुर्खिम की बात भी सही है। तो कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति लोग जो होते हैं, जो ओनर ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो कहते हैं सोसाइटी फंक्शन स्मूथली व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड रोल्स। वो कहते हैं कि इसी से ही समाज चलता है जब हर व्यक्ति अपने कार्य करता है। ओनर का काम है कैपिटल को प्रोवाइड करना और लेबर्स का काम है उस कैपिटल से प्रोडक्शन करना। यही रूल है, अगर ये रूल नहीं होगा तो कोई भी सोसाइटी स्टेबल नहीं हो सकती। बात समझ में आई? हमेशा सोसाइटी में क्रांति होती रहेगी। हेल्प्स इंडिविजुअल्स फाइंड देयर रोल्स इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी आप देखेंगे बहुत ही घनिष्ठ, जो आप कह सकते हैं जटिल समाज होता है, उसके अंदर हर व्यक्ति का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, ये फिक्स करने में मदद करता है लेबर डिवीजन। भाई तू ओनर है, तेरा ओनर का काम है, तू एग्जीक्यूटिव है, ये लेबर है, ये मैनेजर है, सुपरवाइजर है। हर व्यक्ति का रोल फिक्स होगा, आपस में कंफ्लिक्ट नहीं होगा। जबकि मार्क्सिज्म कहता है कि हर व्यक्ति के अपने रिसोर्सेज होंगे, खुद का काम होगा, तो इक्वालिटी आएगी, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है कहीं ना कहीं। इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी। ये कहते हैं, दुर्खिम कहते हैं कि इससे स्टेबिलिटी आएगी जब व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। बिलीव्ड इन मॉरल रेगुलेशन। अब देखिए सबसे जरूरी क्या है, जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना, हमें पता होता है मेरा इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसका मेरे बिना नहीं चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में संघर्ष के चांसेस कम रह जाते हैं। तो इसलिए स्टेबिलिटी आती है, कन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कन्फ्लिक्ट इसी कारण से होता है, कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग गरीब बन जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद दुर्खिम्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अब देखिए रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं दुर्खिम, मेन की पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे। इमानुएल दुर्खिम वाज अ पायनियर स्टडीइंग रिलीजन फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए वो कहाँ से देखते हैं, वो रिलीजन को देखते हैं सोशियोलॉजी की नज़र से। क्या देखा उन्होंने, देखिए सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन दी रिलीजन की, फिर उन्होंने बताया कि सैक्रेड एंड प्रोफेन का क्या मतलब है, फिर उन्होंने बताया टोटेमिज्म एज अ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। रिलीजन से पहले क्या होता था, टोटेमिज्म होता था। इसके अलावा रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ सोशल कोहेजन। समाज को समझना है तो रिलीजन को समझिए। अब देखिए क्या क्या है। इन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ, दुर्खिम की एक पुस्तक है दोस्तों, इसका नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। 1912 में 1912 में उन्होंने पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि रिलीजन जो है ये विश्वास की एक प्रणाली है। यदि विश्वास है तो रिलीजन है, विश्वास नहीं है तो रिलीजन नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि द सोशल नेचर ऑफ रिलीजन रेदर देन इट्स सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स। वो ये कहते हैं कि सुपरनैचुरल चीजों को रिलीजन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ईश्वर का धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं है। यहाँ पर सुपरनैचुरल चीजों से हमें धर्म को नहीं जोड़ना है, हमें सोसाइटी से जोड़ना है। यानी सोसाइटी के अंदर जो सोशल सिस्टम बनाता है ना, जो व्यवस्था क्या करती है, सोशल सिस्टम बनाती है, जो व्यवस्था कुछ बिलीफ्स को पैदा करती है सोसाइटी के अंदर, जो व्यवस्था क्या करती है, कुछ नॉर्म्स और रेगुलेशंस बनाती है, नॉर्म्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स बनाती है। ऐसी व्यवस्था को आप रिलीजन कह सकते हैं। क्योंकि दुर्खिम सोशलिस्ट थे तो ये कोई भी सुपरनैचुरल एस्पेक्ट रिलीजन के साथ जोड़ना पसंद नहीं करते थे। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि अंतर है सेक्रेड में, मतलब थिंग्स सेट अपार्ट एंड रेवर्ड, एंड द प्रोफेन ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ये थोड़ी सी क्या है, अलग है। अलग कैसे हैं? आर्ग्यूइंग दैट रिलीजन क्रिएट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बाय गिविंग मीनिंग टू सेक्रेड सिंबल्स। वो कहते हैं एक वो चीज होती है जो धार्मिक है वो बिल्कुल अलग है, एक हमारी एवरीडे लाइफ बिल्कुल अलग है। इन दोनों में क्या करते हैं, वो अंतर करते हैं। और वो कहते हैं कि जब हम धर्म को समझते हैं तो धर्म हमें ये वाली जो थिंग्स होती हैं, इनको समझने में मदद करता है। क्योंकि धर्म देखिए कुछ चिन्ह प्रदान कर देता है, आप देखना सिंबल, कुछ सिंबल प्रदान कर देता है। उससे हम क्या करते हैं, फिर अपने अपने रिलीजन को अलग अलग मानना स्टार्ट कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन का फैक्टर बन जाता है। तो इन चीज़ों से ना जोड़ के वो कहते हैं कि इसे एक सोशल सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए रिलीजन को, जिससे लोग बंधे होते हैं, जो लोगों के ऊपर कुछ बिलीफ्स नॉर्म्स को लागू करता है। दुर्खिम स्टडीज ऑस्ट्रेलियन, आप कह सकते हैं एबोरिजिनल टोटेमिक प्रैक्टिसेस। उन्होंने टोटेमिक प्रैक्टिसेस पढ़ी ऑस्ट्रेलिया की और उन्होंने बताया टोटेम सिंबलाइज सोशल यूनिटी। ही बिलीव्ड दैट इन वर्शिप गॉड्स सोसाइटी वर्क्स इन एसेंस वर्शिप देमसेल्व्स। मतलब क्या है दोस्त, वो कहते हैं कि किसी भी धर्म के उदय कहाँ होता है, सोशल यूनिटी में। मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए किसी जगह पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक ही देवता को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एक देवता को मानते हैं।
ऐसी कंडीशन में आप एक बात बताइए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये लोग अपने आप को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और यहाँ से धर्म का ओरिजिन होता है। वो ये भी कहते हैं कि जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो ग्रुप सॉलिडेरिटी, शेयर नॉर्म्स, वैल्यूज, थस मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और यही जो लोग आप कहेंगे धर्मों में बटे हुए हैं, यही सोशल ऑर्डर को बनाए रखे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने अपने रिलीजन को मानना बेहतर है, लेकिन अपने रिलीजन को ऊपर मानकर दूसरे को नीचा दिखाना, ये कम्युनलिज्म हो जाता है, सांप्रदायिकता हो जाती है, ये गलत हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ये थी विचार, ये विचारधारा थी रिलीजन के बारे में दुर्खिम की, जो कि टोटली बेस्ड थी सोशियोलॉजिकल फैक्टर पर। कोई भी सुपरनैचुरल थिंग को इन्होंने धर्म से नहीं जोड़ा। आगे देखिए, अब लिबरलिज्म कैसे महिलाओं के उत्पीड़न को कम करता है, क्योंकि ये हमेशा जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है। ये कहता है कि दुनिया में यदि एक तराजू बनाया जाए, जस्ट एग्जांपल के लिए आप समझिए इस चीज को, ये कहते हैं कि यदि दुनिया में एक तराजू बना दिया जाए तो मेल और फीमेल को इक्वल माना जाए, है ना। जेंडर तराजू में दोनों इक्वल होने चाहिए, ये बात करता है आपका फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मतलब नारीवाद, महिलाओं को बढ़ावा देना। बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ कानूनी और आप कहेंगे राजनीतिक अधिकार महिलाओं को देने, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 1920 एक बार चेक कर लेना, शायद 1920 के अंदर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। एजुकेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, हालांकि इस पर काम भी किया जा रहा है। इतने सारे मेल लीडर में से आप देखिए महिला मुख्यमंत्री बनाई गई दिल्ली की, ये इसी का एग्जाम्पल है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। इसके अलावा हर काम को करने में महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, चाहे वो एजुकेशन का वर्क हो, चाहे वो नॉर्मल वर्क हो, दोनों चीज़ों में। रिफॉर्म रेदर देन रिवॉल्यूशन, क्रांति की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रांति से चीज़ें नहीं बदलती। हमें क्या करने हैं, सुधार करने हैं, खुद को सुधारना है, सोसाइटी को सुधारना है। हालांकि रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन एकदम से नहीं आता, ग्रेजुअली आता है, धीरे धीरे। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन हो, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन ना होने दे और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़ी हो। और साथ साथ हमें ये भी है कि हमें हर व्यक्ति की ऑटोनॉमी का भी ध्यान रखना है। समानतः महिलाओं की कोई ऑटोनॉमी मानी नहीं जाती। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता, लिबर्टी, है ना। उनकी लिबर्टी किसके हाथ में? अगर वो मैरिड है तो आप कहेंगे हस्बैंड के हाथ में है, अनमैरिड है तो फादर के हाथ में है, और आप किसी भी स्टेज में देखेंगे उनका रिमोट उनके हाथ में नहीं होता, है ना। रिमोट समझते हो, कोई और ही चला रहा होता है उनको। तो अपने कैरियर को, अपनी फैमिली को, अपने लाइफ स्टाइल में उनको क्या होनी चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए। इस पर भी ध्यान देता है लिबरल, क्योंकि देखिए लिबरल मतलब लिबर्टी, हमें देनी है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के साथ साथ हमें महिलाओं को आगे भी बढ़ाना है, तो इसलिए लिबरल फेमिनिज्म का जन्म हुआ है। बात समझ में आई? चलिए दोस्त, तो इतनी प्यारी क्लास के लिए जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्त। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा हमारा 9891, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको सोल्ड असाइनमेंट की PDF चाहिए या गैस पेपर चाहिए, आप जरूर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।